कि आप श्रीनाथ जी की नगरी से आते हैं, एक यंग रिसर्चर आप थे, उसके बाद आपने सियासी पूरा सफ़र लिया, 2 चुनाव भी लड़े और अब आप आर्थिक सलाहकार बन गए हैं प्रधानमंत्री के, उनको सलाह देते हैं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद और कहाँ तक ले जाने वाला है आपको? देखिए, ये तो ईश्वर को ही पता है कि ईश्वर की कृपा कहाँ ले जाएगी। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का जब से सदस्य बना और उससे पहले 2024 जब मैंने भाजपा ज्वाइन की, तब से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गिलहरी जितना योगदान 2047 के विकसित भारत के संकल्प में दूं। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो गिलहरी वाला योगदान दे रहा हूँ। तो इस बात की मुझे संतुष्टि है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में और ईश्वर ने मेरे आने वाले समय में क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता, पर मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं अपनी गिलहरी वाली भूमिका पूरी निभा पा रहा हूँ। विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, हम सबको, मुझे लगता है प्रत्येक 140 करोड़ देशवासियों को, हम सब की उसमें भूमिका है और हम सब वो भूमिका अपनी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। देश आज जो पिछले Q1 का FY26 का रिजल्ट आया, 7.8% की ग्रोथ, और इतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बावजूद देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% पे ग्रो करना आज भी इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में फिक्स्ड है। और जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं वो अगले 3 साल में भारत की ग्रोथ ऑन एन एवरेज 6.8% पे मान रहे हैं। तो दुनिया में एक ऐसा देश बताइए अदिति जी, एक जो 6.5-7% से ग्रो कर रहा हो और जहाँ जो महंगाई की दर है वो 3%। नेक्स्ट जेन जीएसटी जो रिफॉर्म कहा गया है, तो ये कब से तैयारी थी? क्या पहले तो सबसे पहले समझेंगे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है व्यक्ति को? 140 करोड़ लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना था और जितनी बार भी व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का अवसर मिला, उनका ये कहना था कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि करनी है। ठीक है। तो आप देखो, जो लोग ये कहते हैं ना ये दबाओ वो दबाओ, मैं आपसे पूछता हूँ, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो गई, वो निर्णय कब हुआ? आज से 7-8 महीने पहले, पिछले बजट के बिल्कुल 5-6 महीने 7 महीने पहले, जब तो कोई भी इंटरनेशनल इशू नहीं था। तो उसका भी प्रभाव क्या पड़ा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर इकोनॉमी साइकिल ग्रो करी। बिल्कुल ठीक है। फिर अभी भी जीएसटी जब मैच्योर हो गई, तो उसमें जब भी कोई टैक्स का होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उसमें रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा, कोई ज़माने में भारत में 80% इनकम टैक्स भी रहा हुआ है। 80%, मतलब 100 रुपये कमाओ तो 80 रुपये सरकार, आपको 20 रुपये मिलेंगे। पर आज 12 लाख तक तो टैक्स फ्री और मैक्सिमम रेट भी 30% पे आ गई, 30% पे आ गई मैक्सिमम रेट इनकम टैक्स। तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी का ये मानना था कि देश के मध्यम आय वर्गीय लोगों के हाथ में, किसानों के हाथ में, हमारी महिला शक्ति के हाथ में, युवाओं के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओ। और उसका उनका सोचने का तर्क ये था कि भारत की अगर जीडीपी 100 रुपया है तो वो 80 रुपया सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण है, बिल्कुल 20 रुपया सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण है। तो आवर्स इज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। मीन्स अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो उसका कारण हम मैन्युफैक्चर करते हैं और 140 करोड़ उसको कंज्यूम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ गए हैं जिसको समझने के लिए कि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को पहले से भी प्लान किया जा रहा था। पिछले बजट में हमने उसको साफ साफ देखा, मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं खर्च करूंगी और ये डोमेस्टिक इकोनॉमी चलेगी। लेकिन हम इस पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हमको एक्सपोर्ट दूसरे देशों से चाहिए था। अब आ गए ट्रम्प साहब, तानाशाही कर रहे हैं, तो उसकी हमारे पास काट क्या है? उसकी काट हमारी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। हम 3 चीज़ें प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट्स दोहराता हूँ, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। हमने इनकम टैक्स और जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद देश में 5,30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कंजम्पशन होगा।
पर एक बार का भार तो सरकार पे आएगा। शॉर्ट टर्म पे। पर मैं आपको कह रहा हूँ 5,30,000 का अगर एडिशनल कंजम्पशन होगा तो उस पर मान लो 10% भी जीएसटी लगी तो 50,000 करोड़ का तो आपका एडिशनल जीएसटी कलेक्ट हो गया ना। तो जो ये कंजम्पशन बढ़ेगा, ये शॉर्ट टर्म में कुछ रेवेन्यू का भार, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 4-6 महीने ही बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल भी नहीं बोल रहा। उसके बाद मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारा जो कंजम्पशन इंक्रीज होगा वो हमारी जो शॉर्टफॉल जो इसकी आप बात कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा उसको रिकवर कर लेगा। तो दिस इज़ ए विन विन सिचुएशन। ये इनकम टैक्स रेट रिलीफ्स और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद 5,30,000 करोड़ का इकोनॉमी में एडिशनल कंजम्पशन प्रेडिक्टेड है, और ये एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है। अच्छा, आप ये बात तो मानेंगे गौरव जी कि हम भारत देश में बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन प्रेशर के दौरान काम करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा विजन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रंप के इस तरीके के टैरिफ आए हमने भी चीज़ें बदली। नहीं, आपने पूछा ना इस टैरिफ का क्या रेस्पॉन्स भारत का, ये सवाल आपका था। तो एक तो हम हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा हम एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो हमारा सामान अमेरिका में हम भेजते थे, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें ब्रिटेन के साथ हमारा एफटीए हो गया, ईयू के साथ भी एफटीए होने की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत जल्द कुछ समाचार आ सकता है। दुनिया के दूसरे जो एक बिजनेस के कार्टल्स है, जो 5-6 देशों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी हमें जाना है नहीं जाना है इसके बारे में भी हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4-6 महीने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं ये मानता हूँ। और कुछ एम्प्लॉयमेंट जो स्पेसिफिक 3-4 सेक्टर्स बताता हूँ, और वो चारों सेक्टर आप और मेरे राज्य से संबंधित है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और लेदर प्रोडक्ट्स। ऑल ऑफ देम। हाँ, तो ये इन राजस्थान, इन चारों सेक्टर्स में, क्योंकि ये चारों सेक्टर्स से मेजर सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, इन चारों सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म, वापस कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म का मीन्स 4 से 6 महीने, कुछ इश्यूज फ्लैग आउट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और आने की संभावना भी, एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ। पर जिस तरह से हम कंजम्पशन बेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रोथ नंबर तो 6.5-7% के बीच रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी FY26 की, आफ्टर ट्रम्प के जो टैरिफ है इम्पोजिशन, उसके बाद वो 6.5% इंटैक्ट रखी। तो हमारी ग्रोथ इंटैक्ट है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेरोजगारी के नंबर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, पर गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ उन सेक्टर की हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, उनका हाथ कैसे पकड़ना है, उनको ऊपर कैसे लाना है, इसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग सरकार ने की है। एक बात आपसे एज इकोनॉमिस्ट भी समझना चाहूँगी, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, अमेरिका से हमारे दशकों से संबंध है और हमने एक पर्सनल केमिस्ट्री भी देखी। और सबसे खूबसूरत बात भारत की भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर कहते हैं कि कोई भी देश महान एक अपनी संस्कृति से होता है, कल्चर से होता है, हम रूट से जुड़े हुए हैं। हमने चाइना के प्रेसिडेंट को तब गुजरात बुला के और अलग अलग जगह बुला के इतना स्वागत किया, हमने ट्रंप के लिए तो क्या नहीं किया। लेकिन आपको लगा कि वी हैव केप्ट ऑल द एग्स इन वन बास्केट एंड वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका देन एनीबडी एल्स, एनी अदर कंट्री? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, दुनिया की, भारत को इग्नोर करके प्रॉस्पर कर ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली, आज की तारीख में नहीं हो सकता। 18%, यू लाइक इट और नॉट, हाँ, यू हैव टू। करेक्ट। 18% अदिति जी दुनिया के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो क्या 18% को इग्नोर करके कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी अपना व्यापार चला सकती है? 18 मतलब हर 5 में से 1 आदमी भारत में रहता है दुनिया का। अगर दुनिया में 5 आदमी हैं तो 1 आदमी भारत में बैठा हुआ है। तो दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था हमको इग्नोर नहीं कर सकती। पर पिछले कुछ साल भर में पूरे दुनिया में डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन 91 में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, और एक नया टर्म कॉइन हुआ है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद।
ये आर्थिक राष्ट्रवाद और डीग्लोबलाइजेशन के वातावरण में पूरी दुनिया के रिश्ते और पूरी दुनिया के धंधे, बिजनेसेस रिकैलिब्रेट हो रहे हैं। जो नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं, और इस रिकैलिब्रेटेड वर्ल्ड के समय अदिति जी एआई भी आ चुका है, ये अपना अलग इम्पैक्ट डाल रहा है। सर ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन का जिक्र कर लेते हैं। भारत और अमेरिका, ग्रेट कॉम्बिनेशन। उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। हम डायमंड्स देते हैं, तमाम तरीके की चीज़ देते हैं, वो परचेज करते हैं और सब कुछ स्मूथ है। और अमेरिका को भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है। अमेरिका को 90 के दशक में भारत से गए हुए टैलेंट ने आज टेक्नोलॉजी में और वो अमेरिका को ग्रेट बनाया। उसके बाद भी आज वापस से उस H1B वीज़ा पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन चाइना तो हो ही नहीं सकता। हर पड़ाव पे हमारे फ्रिक्शन है। दूसरा, रशिया अपने स्ट्रगल में है, वो हमारा दोस्त है, उसने शो कर दिया व्हाट्सोएवर, और हमने भी उनको शो कर दिया। ब्रिटेन और EU तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका के दबाव में है। तो भारत उभर रहा है, लेकिन भारत का सबसे ऑब्वियस दोस्त तो अमेरिका ही था। देखिए, भारत की ग्रोथ है ना, जो अभी अगले 10-15 साल दुनिया के बड़े देश उस ग्रोथ को रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति की तरफ जा रहा है। भारत पेटेंट्स हो, भारत में, जैसे अमेरिका के अलावा कौन से देश आप मानते हैं? मैं किसी देश का नाम लेना मेरे लिए अनुचित होगा, पर पेटेंट्स हो, रिसर्च हो, मैन पावर हो, ब्रेन हो, वो भारत का ग्लोबली परचम लहरा रहा है। कल मैं आपको बताऊं, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के 20-25 CEOs को डिनर पे बुलाया। मैं फोटो देख रहा था आज सुबह, उसमें 6 तो भारतीय हैं। और उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि ये लोग अमेरिका चलाते हैं जिनके साथ मैं डिनर कर रहा हूँ। 6 तो भारत के मूल के लोग बैठे हैं। तो कोई भी देश भारत को अंडर एस्टिमेट करके, भारत को इग्नोर करके प्रॉस्पर नहीं कर सकता। और जैसा मैंने पुनः कहा कि हमारे संबंध दुनिया, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हम वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी देश को क्रश करने का काम नहीं कर रहे, उसके इंटरेस्ट को क्रश करके आगे बढ़ने का हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ही नहीं है। हमारी सोच तो सबका साथ सबका विकास वाला, और ये ग्लोबली भी हम इसको मीन करते हैं। इमेजिन चाइना, अच्छा सर, हम चाइना के मार्केट को रिप्लेस कब कर पाएंगे? हम भी महाशक्ति हैं, बड़ा मार्केट है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वही हम कंज्यूम कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका को ये पता था कि चाइना का काउंटर सिर्फ भारत कर सकता है। चाइना की पावर क्या है अभी? हमारी इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी एग्जैक्टली अपोजिट है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चाइनीज एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। नहीं, व्हाट इफ हम यहाँ पे बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाएं, तो शायद हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। उसी के लिए तो आप देखो, अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर का जो पहली चिप भारत ने बनाई, उसका इनॉग्रेशन किया, उसको देश को समर्पित किया। तो और लंबे समय से सेमीकंडक्टर पे काम, तो हम भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, हम भी AI पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है। और दुनिया में जहाँ दूसरे देशों में भी हो रहा है, वहाँ हमारे लोग अधिकतम आप पाओगे। अमेरिका में भी कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो अगर उसके ऑफिस में 100 जने हैं तो 40 भारतीय इंजीनियर होंगे।